बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2। उसमें से जो चीज़ें रह गई थी, कुछ डिसऑर्डर रह गई थी, वो हम पढ़ेंगे। अभी डायबिटीज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। तो इसमें लिखा गया है कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया में बंदा चला जाता है। तो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि व्हेन देयर इज़ अ हाइपरग्लाइसीमिया इन योर ब्लड, ठीक है, तो उसको हम डायबिटिक या डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं और उस बंदे को हम डायबिटिक कहते हैं। ये दो कंडीशंस के होते हैं, मतलब नॉर्मली हम इसमें दो कंडीशंस लेते हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2, लेकिन कुछ अदर कंडीशंस की भी वजह से हो सकती हैं। और एक जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है टाइप 1 डायबिटीज़, वो मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट है। उसमें आप बंदे को इंसुलिन दोगे, मतलब उसके बॉडी में खुद जो है इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता, तो आपने उसको इंसुलिन देना होता है बाहर से थ्रू इंजेक्शन या जो भी चीज़ है इंसुलिन के लिए, ठीक है, वो आपने देना होगा टाइप 1 में। उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इंसुलिन पे वो डिपेंड करता है, आपने देना है। टाइप 2 जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इसमें आपके इंसुलिन से काम नहीं होगा, बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है और इसमें जो है आप इंसुलिन वगैरह नहीं दे सकते। नंबर 3 है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस स्पेशली फीमेल को होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उस दौरान जो है उनको ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ का मसला हो सकता है। और कुछ जो है अदर बीमारियों की वजह से या कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। इसमें आपको वही कैरेक्टरिस्टिक्स में वही चीज़ें बताई गई है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो 20% 90% जो है वो बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है। जब आपके पेनक्रियास के बीटा सेल जो है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। और अगर 10% जो है वो बाकी एडियोपैथिक है, मतलब उसका कोई रीज़न मालूम नहीं है कि किस वजह से हो। और कभी कभी जो है मतलब जिसको ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो तो उनके बॉडी में कीटो एसिडोसिस ज़्यादा हो जाता है। कीटो एसिडोसिस का मतलब होता है कि जब आपका जो फैट्स है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो वो आपके ब्लड में जो है वो स्टोर होने लगता है और उसकी वजह से आपके ब्लड का पीएच बढ़ता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कीटो एसिडोसिस। और ये जो डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा कॉमन है, तकरीबन 30 ईयर तक या 30 से पहले पहले ये लोगों में स्टार्ट हो जाता है। और जो दूसरा है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब जो टाइप 2 है इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी उसको भी इंसुलिन चाहिए होता है। और इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब बॉडी के ऊपर इंसुलिन का असर नहीं हो रहा। और इसके अलावा कभी कभी बीटा सेल जो है वो भी ख़राब हो जाते हैं और ये 40 साल के बाद के लोगों को ज़्यादातर हो सकता है। कभी कभी ये जो है जेनेटिकली भी होता है कि जिन लोगों में जो है फैमिली में मसला हो डायबिटीज़ का, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है, जेनेटिकली बहुत ज़्यादा होता है और ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी डायबिटीज़ है वो तो किसी पेनक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकता है, मतलब आपके पेनक्रियास का इन्फ्लेमेशन हो जाए या कोई और मसला हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकता है। ये टाइप 1 या टाइप 2 में नहीं होता, ये हम इसको अदर डायबिटीज़ कहते हैं या फिर अदर सिंड्रोम या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है, या एंडोक्राइन सिस्टम में कोई मसला आ जाए, थायराइड ग्लैंड में मसला आ जाए, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोज हो या बहुत सारे मसले, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा हो, तो उस बंदे को अदर डायबिटीज़ के मसले हो सकते हैं। इसमें जो है कुछ और भी काजेज आपको बताए गए हैं। 4S का बताया गया है कि सेप्सिस, मतलब बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह का जमा होना की वजह से हो सकता है, या कोई आपने इंसुलिन स्किप की उसकी वजह से ये चीज़ बढ़ सकती है। और स्टेरॉयड वगैरह अगर आप ले रहे हो तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो प्रेगनेंसी में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्रेगनेंसी के दौरान होता है और जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद ये खत्म हो जाता है। और ये जो है उन वुमेन में ज़्यादातर होता है जिनको ऑलरेडी टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा हो, तो प्रेगनेंसी में ये चीज़ उनके लिए फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ उनको बहुत आसानी के साथ हो जाती है। इसमें जो है द एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक डिमांड किस वजह से होता है कि मतलब प्रेगनेंसी में एक तो फीमेल वैसे भी प्रेग्नेंट है और दूसरा उसके बच्चे को भी मेटाबॉलिज्म और खाना पीना चाहिए होता है, तो इसीलिए उसके मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए उसके बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा चाहिए होता है, तो बॉडी कोशिश करती है कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन की वजह से उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। अब इसके साइंस में स्पेशली डायबिटीज़ 1 के टाइप 1 के जो डायबिटीज़ है उसके साइंस सिम्टम में पोलीडेप्सिया आता है। पोलीडेप्सिया मतलब एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है, याद रखना ये। पोलीयूरिया, उसमें बहुत ज़्यादा यूरिन होगा, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करेगा। और इसके साथ साथ पोलीफेजिया कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। इसके अलावा उसका जो मतलब हीलिंग प्रोसेस होगा, अगर उसको कोई जख्म चोट वगैरह लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हील होता है और वेट लॉस होता है, उसका नज़र ख़राब हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया मतलब ये कि यूरिन में ग्लूकोज का निकल जाना, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आना यूरिन में, ठीक है। और एसीटोन ब्रीथ एब्डोमिनल पेन जो है उसको मुंह में जो है उसकी बदबू होगी, एब्डोमिन में पेन होगा और ये रैशेस, ड्राई स्किन वगैरह ये तो हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। टाइप 2 में भी वही चीज़ें, पोलीयूरिया, पोलीडेप्सिया, पोलीफेजिया, अनइंटेंडेड, वही सारी चीज़ें जो कि हमने पहले पढ़ी हैं। और नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे कराए जाते हैं कि इसके लिए एक बहुत ही मतलब जो टेस्ट है वो आपने याद रखना है, HbA1c, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है ये एक टेस्ट है, HbA1c, ये शुगर का टेस्ट है, तो आपने याद रखना है, अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं। ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। अब इसके जो है अगर हम मैनेजमेंट भी बात करें तो सबसे पहले तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब सर्जरी की जाती है, पेनक्रियास ट्रांसप्लांट किया जाता है, पेनक्रियास चेंज किया जाता है, या अगर उसमें कोई मसला हो उसके सेल्स की अगर सर्जरी पॉसिबल है तो वो की जाती है। अब आते हैं इसके इंसुलिन के टाइप्स पे, जो इंसुलिन हम देते हैं,
तो वो हम कैसे देते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि ये जो है मतलब इंसुलिन जो हम देते हैं वो हम ह्यूमन इंसुलिन देते हैं। ऐसा ना हो कि मतलब किसी जानवर के इंसुलिन आपने दे दिया ह्यूमन को, ऐसा नहीं होता। इसके जो है मतलब मुख्तलिफ किस्म के ड्यूरेशन है और इसका जो लॉन्ग लास्टिंग मतलब जितने टाइम तक ये काम करेगा वो अलग अलग इसके एक्टिविटीज़ है, वो हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसे हैं जो रैपिड एक्टिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे आपने दे दिया तो वो अपना काम शुरू कर देते हैं, तकरीबन 10 मिनट से 30 मिनट तक वो अपना काम शुरू कर देते हैं। ऊपर आपको नाम भी बताया गया है लेस्प्रो और एस्पार्ट के नाम से, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 1 से 2 घंटे के लिए काम करते हैं, बल्कि 2 से 6 घंटे के लिए काम करते हैं। और ये वही के ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए और ये सारी चीज़ें कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के भी नाम आपको बताए गए हैं और ये 30 मिनट में ही अपना काम शुरू कर देता है, 30 मिनट के बाद। और ये जो है 2 से 4 घंटों तक अपना उसका जो है असर रहता है, ठीक है। और ये आपको, या 4 से 6 घंटे, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको बताया गया है कि 20 से 30 मिनट आपने खाने से पहले देने हैं। नंबर 3 पे है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जो नॉर्मल है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ है ना बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। उसके भी नाम आपको बताए गए हैं, नाम आप देख लीजिएगा। इसका जो है ऑनसेट 2 to 4 आवर है और पीक जो है वो 4 to 14 आवर है। और इसका जो टोटल टाइम है कि कितने टाइम तक, वो 16 से 24 घंटे है, मतलब ये काफ़ी टाइम तक रहते हैं बॉडी के अंदर। और ये आपने खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले देना है। इसके बाद लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, वो जो है उसका ड्यूरेशन जो है 12 से 24 घंटे है। और ये आप किसी और इंसुलिन के साथ नहीं दे सकते या दोबारा इसको फिल करके नहीं दे सकते, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें बताई गई है। इसके अलावा स्टोरिंग इंसुलिन का बताया गया है, तो स्टोर इंसुलिन जो है वो आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो तकरीबन 30 दिन के लिए। 30 दिन से ज़्यादा आप इसको नहीं स्टोर कर सकते। रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है तो इसमें आप स्टोर करो। और इसके अलावा आप जो है उसको मतलब किसी और चीज़ के साथ मिक्स नहीं करके दे सकते। ये 30 डेज़ तक आपके जो है काम करेगा, उसके बाद 30 डेज़ के बाद ये यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि इंसुलिन को जो है आप स्पेयर में अपने साथ रखें, उसको जो है किसी नमी वाली जगह पे ना रखें, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ना रखें कि बिल्कुल वो मतलब आइस बन जाए, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे भी आपने नहीं रखना है। सेलेक्टिंग साइट मतलब कहाँ कहाँ आपने, या बॉडी में आपने कहाँ कहाँ किस जगह पर इंसुलिन देना है। डू नॉट यूज़ सेम साइट मोर देन वंस इन 2-3 वीक्स, मतलब आपने जो है वो एक ही जगह पे नहीं देना। अगर 2-3 हफ्ते आप इंसुलिन दे रहे हो तो वो आपने अलग अलग जगह पे देना है, एक जगह पे आपने नहीं देना कि एक आपने हाथ में लगाया, एक आपने पाँव में लगाया, तो ऐसे नहीं करना। मतलब एक जगह पे नहीं लगाना कि तीनों आप एक ही जगह पे, डिफरेंट उसकी जगह होनी चाहिए। और जिस जगह पे आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या जो जगह मतलब लिम्स वगैरह अगर आपकी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो उस जगह पर भी आपने नहीं देना, क्योंकि आपके इंसुलिन वहाँ यूज़ हो जाएंगे तो बाकी बॉडी को नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है, तो ये आप देख लें। सेलेक्टिंग साइट इंसुलिन सिरिंज का कौन सा सिरिंज है, 1 ml और 100 यूनिट्स ये बताए गए, तो ये देख सकते हैं आप। और यही चीज़ें आपको शॉर्ट में इस सारे जो है टेबल में बताई गई हैं, इंटरमीडिएट, शॉर्ट, रैपिड, लॉन्ग और प्रीमैक्स, ये सारी चीज़ें, तो ये आप देख लें। एजुकेशन में आपने पेशेंट को कैसे मतलब एजुकेट करना है, उसको फॉलोअप के लिए बुलाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कराना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि केयर करना है खुद, मेडिसिन और ये सारी चीज़ें जो कि हम नॉर्मली एक पेशेंट को बताते हैं। इसके मेजर कम्प्लिकेशन क्या है, मेजर कम्प्लिकेशन में आपको वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आइज़ पे इसका असर होगा, किडनी पे हो सकता है, इसके अलावा न्यूरॉन पे असर हो सकता है, मतलब ब्रेन को आपका जो है डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जो ये जो है आपके हार्ट पे भी असर कर सकता है, मतलब आपको हार्ट अटैक वगैरह शुगर की वजह से हो सकता है। और एक्सट्रीमिटीज़ जो आपके हाथ पाँव हैं उनमें भी मसले कर सकता है कि ब्लड फ्लो उसको कम हो जाती है। अच्छा जी, इसके कम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं डायबिटीज़ के, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लड का जो पीएच है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटो एसिडोसिस सिंड्रोम, ये एक अलग सिंड्रोम है जिसमें आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो पानी निकल जाता है बॉडी से, और उसके अलावा जो है कीटो एसिडोसिस भी हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ठीक है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की बात करें तो वो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस वजह से है। कीटो एसिडोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया है, डिहाइड्रेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है आपके बॉडी से पानी निकलता है, उसमें मिनरल्स और सोडियम पोटाशियम वगैरह निकलता है, एसिडोसिस की वजह से भी हो सकता है। और पैथोफिजियोलॉजी आपको वही बताई गई है कि विदाउट इंसुलिन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंटरिंग द सेल इज रिड्यूस, मतलब जो है ग्लूकोज जो है सेल में नहीं जा पाता और उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है जब आपके बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा नहीं हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मतलब आपके जब बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो आपकी किडनीज उस चीज़ को फिर लॉस करने की कोशिश करती हैं, जिससे आपको पॉलीयूरिया हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा यूरिन पास होगा और वो जाके आपको मुख्तलिफ किस्म के मसले कॉज करा सकते हैं। अच्छा, इसके साइन सिम्टम वही है, मसल वीकनेस, फटीक, मलेज मतलब आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती वगैरह फील होगी, आपको बीमार अपना आप लग रहा होगा, ठीक है। कार्डियक एरिथमा मतलब ये कि आपके टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया में आप जा सकते हो। और फ्रूटी ब्रीथ मतलब आपको स्मेल वगैरह महसूस होगी आपके मुंह से, और आपके सांस है मतलब आपको अजीब किस्म की स्मेल महसूस होगी। हाइपोटेंशन वगैरह हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट अगर बात करें तो ट्रीटमेंट वही है कि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस आपने करना है। एसिडोसिस का आपने ख्याल रखें कि एसिडोसिस ना हो, और DKA डायबिटिक केटो एसिडोसिस जो है उसको आपने ख़त्म कर देना है किसी भी तरीके से। अच्छा जी, ये आपको इस चार्ट में उसके टाइप 1 और टाइप 2 के सारे डिफरेंसेस बताए गए हैं। अगर आप
पिछले वाले नहीं पढ़ेंगे तो भी इससे वो सारा सब कुछ समझ आएगा। सबसे पहले आपको एज बताया गया है कि टाइप 1 जो है वो चाइल्डहुड से या फिर प्यूबर्टी में हो सकता है। टाइप 2 आपको एज 40 के बाद आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके जो सिम्टम है, तो टाइप 1 में कीटोएसिडोसिस हो सकता है, और जो टाइप 2 है वो अचानक जो है या फिर कीटोएसिडोसिस के बगैर ही स्टार्ट हो जाता है। प्रेवलेंस मतलब ये जो है ज़्यादातर टाइप 1 जो है बहुत कम होता है, 10% होता है। टाइप 2 90% पाया जाता है लोगों में, ठीक है। न्यूट्रिशनल या अगर बॉडी को आप देखेंगे तो टाइप 1 वाले मरीज़ की बॉडी आपको नॉर्मल दिखेगी या फिर बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल के करीब ही हो, थिन आपको नजर आएगा वो, और टाइप 2 वाले बहुत ओबीज होंगे। इसके अलावा जो है टाइप 1 जेनेटिकली बहुत कम होता है और टाइप 2 बहुत ज़्यादा जेनेटिकली होता है, मतलब फैमिली में जो चीज़ें होती हैं। टाइप 1 में आपके बीटा सेल्स ख़राब हो जाते हैं तकरीबन 90%, और टाइप 2 में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। जब आपके इंसुलिन काम नहीं कर रहे हो तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंट कहलाते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इंसुलिन आप उसको दोगे टाइप 1 में या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है। टाइप 2 में इंसुलिन या बहुत ज़्यादा होता है या फिर नॉर्मल होता है, लेकिन वो काम नहीं करता। इसके अलावा इसके इटोलॉजी को आप देखें तो इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, लेकिन टाइप 2 की जो है वो ओबेसिटी, हेरेडिटी या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। ऑटो एंटीबॉडीज़ मतलब ये कि टाइप 1 में कभी कभी इम्यून सिस्टम अपने बीटा सेल खुद ख़राब करते हैं तो उसकी वजह से टाइप 1 होता है, लेकिन टाइप 2 में ऑटो एंटीबॉडीज़ नहीं होती, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है ये। ट्रीटमेंट टाइप 1 का इंसुलिन है कि इंसुलिन दोगे उसको। टाइप 2 में जो है आप उसके डाइट का ख्याल रखोगे, एक्सरसाइज और ओरल मेडिकेशन, या फिर इंसुलिन भी दे सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे पास है एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स। एड्रेनल ग्लैंड के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक है एड्रेनल कॉर्टेक्स जो बाहर का होता है, और एक है एड्रेनल मेडुला जो कि इंटरनल पार्ट होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से हमारे पास दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि बेसिकली वो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। एक है अल्डोस्टेरॉन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हम कहते हैं, और दूसरा है कॉर्टिसोल जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम कहते हैं, ठीक है। अल्डोस्टेरॉन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है और कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ये इनके अलग अलग काम है। एड्रेनल मेडुला से हमारे पास कैचिकोलामाइन रिलीज होते हैं जो कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को हम कहते हैं, ये इनके हार्मोन है। स्पेशली वो तो मैंने आपको इसका बता दिया है हार्मोन और इसका फंक्शन। मिनरल जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड वो मिनरल सोडियम पोटाशियम वगैरह इनके लेवल को ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और एड्रेनल कॉर्टिक जो है वो सेक्स हार्मोन्स और स्टेरॉयड एंड्रोजन जो सेक्स हार्मोन है वो वगैरह रिलीज करते हैं, तो इनका काम है। कॉर्टिसोल जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये स्ट्रेस हार्मोन वगैरह रिलीज करते हैं, स्पेशली जो है एपिनेफ्रिन वगैरह अगर आप देखें। और इसके अलावा फैट्स और मसल्स वगैरह को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब ये एक जज्बाती हार्मोन है जो कि मसल्स को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। स्ट्रेस सिचुएशन में ग्लूकोज के लेवल को अपटेक या बढ़ाता है। इसकी वजह से एक बीमारी होती है कुशिंग्स डिजीज़, या फिर हम इसको कुशिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। जब आपके बॉडी में कार्टिसोल का हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए तो हम उसको कुशिंग डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। जिसमें जो है वो एड्रेनल हार्मोन स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा रिलीज होते हैं। कुशिंग डिजीज़ या कुशिंग के वो क्या है कॉजेज़, वही के कॉर्टिसोल बढ़ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसको हम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। स्ट्रेस मतलब इसका एक निमोनिक है। स्किन फ्रेजाइल होगी, ओबेसिटी होगी, लेकिन उसके हाथ पाँव जो है छोटे होंगे, बाकी बॉडी उसकी बड़ी होगी। फेस बिल्कुल राउंड हो जाएगा, उसमें जो है फैट जमा होते हैं, उसको हम मून फेस कहते हैं, ठीक है। एकाइमोसिस या फिर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा जो है उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ है, जो हाथ पाँव है पर्पल कलर के हो जाएंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, बॉडी पे एक्सेसिव हेयर आ जाएंगे, स्पेशली वुमेन में हिरसोटिज्म जिसको हम कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा उसके गर्दन के बिल्कुल ऊपर बफेलो जैसे कि वो नहीं होता बैल के ऊपर जो एक कुब्सा बना होता है, ठीक है, तो उसके स्किन के ऊपर वाले हिस्से में भी स्पेशली गर्दन में जो है वो फैट जमा होंगे, जिसको हम बफेलो हम्प कहते हैं, ठीक है। डिप्रेशन, ये आपको उसके साइंस सिम्टम और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट हम करते हैं, मतलब इसकी सर्जरी करते हैं, तो हाइपोफाइसेक्टमी करते हैं, मतलब ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा सा रिमूव करते हैं, या फिर एड्रेनलेक्टमी मतलब एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव करते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं। इसके नर्सिंग इंटरवेंशन में अगर आप देखें तो आप सिम्टम को देख के उसका ख्याल रखोगे। जिस तरह उसके सिम्टम होंगे तो आप सिम्टम को ट्रीट करने की कोशिश करोगे। सोडियम इंटेक बढ़ाओगे, फ्लूइड इंटेक, और जितनी भी चीज़ें उसमें आपने देखनी है, ठीक है। जिस चीज़ की वजह से कुशिंग डिजीज़ खतरनाक हो सकती है वो आपने उसमें देनी होगी। दूसरी डिजीज़ है इसमें एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ जो है वो कॉर्टिसोल की कमी की वजह से होता है। एक जो कुशिंग था उसमें कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कम होगा, ठीक है। इसमें जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स में जब कॉर्टिसोल या अल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी आ जाए तो हम इसको एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। इसमें क्यों होता है? क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। एड्रेनल कॉर्टेक्स अपने आप के ऊपर खुद अटैक करने लगता है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है इसकी वजह से, और ये सारी चीज़ें। साइंस सिम्टम इसके क्या है कि इसमें जो है शुगर और सोडियम का लेवल लो हो जाएगा, बंदा जो है बहुत फटीग, बहुत वीक होगा, बहुत ज़्यादा उसको थकावट महसूस होगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और उसके स्किन पे जो है पिगमेंट्स आते हैं, डायरिया, डिप्रेशन, नाज़िया, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में आप वही के फ्लूइड वगैरह एडमिनिस्टर करोगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन वगैरह देते हैं, ठीक है, ताकि वो उसकी जो कमी है वो पूरी हो सके, और जितनी भी चीज़ें मतलब उसको चाहिए, ठीक है, इंट्रावेनसली जो है हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं। ये सारी चीज़ें मेडिकल मैनेजमेंट में आती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही है कि इसके पोटाशियम लेवल देखोगे, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कमी है तो पोटाशियम और सोडियम की कमी होगी, और इसके लिए आपको नीचे मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन दिए गए हैं। तो ये आप मेडिसिन जो है प्रेडेंसन और हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह ये आप देख सकते हैं, और ये आप उन्हीं पेशेंट को देंगे जो कि एडिसन डिजीज़ के साथ होंगे। इसके अलावा एडिसन क्राइसिस हो सकते हैं, मतलब अगर एडिसन डिजीज़
इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये मजीद आगे जाके खतरनाक स्टेजेस में जा सकती हैं और कॉर्टिसोल लेवल जो है जब बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो फिर हम इसको एडिसन क्राइसिस कहते हैं। इसमें आपने 5 एसेस याद रखने हैं कि इसमें अचानक सडन पेन स्टमक होगा, ठीक है, सिनकोप मतलब बेहोशी की अलामत होगी, ठीक है, शॉक में होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा लेकिन बहुत ही लो होगा, सुपर लो ब्लड प्रेशर। इसके अलावा वोमिटिंग, डायरिया और हेडेक वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा आप उसको जो है सोलो कॉर्टेफ या आईवी फ्लूइड वगैरह जो है वो आप आईवी स्टेट दोगे, ये सारी चीज़ें, और इन्फेक्शन वगैरह का ख्याल रखोगे, उसके न्यूरो स्टेटस का ख्याल रखोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल का ख्याल रखोगे, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एड्रेनल डिजीजेज या एड्रेनल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन हमारे पास है एंटी डायरेटिक हार्मोन डिसऑर्डर। एंटी डायरेटिक हार्मोन जैसे कि आपको पता है इसको हम वेजोप्रेसिन कहते हैं और ये वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, और अगर ये कम हो जाए, इसकी रिलीज़ ना हो बॉडी के अंदर, तो इसकी वजह से एक मसला होता है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस DI, और अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो फिर उससे भी एक मसला होता है जिसको हम कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, SIADH हम इसको कहते हैं, ठीक है। डायबिटिक इंसिपिडिस क्या है? जब बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो रहा हो और उसमें ADH की कमी हो, बॉडी में ADH ना रिलीज़ हो पा रहा हो, तो उस दौरान जो है बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी बाहर जा रहा होता है जो कि डायबिटिक इंसिपिडिस कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको वही सारी चीज़ें इसके बताई गई हैं कि कंसंट्रेशन नहीं होगी, ड्राई माउथ, टेकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा और ड्राई आइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। लेब वैल्यूज़ आप इसमें देखोगे तो इसके यूरिन जो है बिल्कुल डाइल्यूट होंगे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा, ठीक है, और ये ब्लड जो है कंसंट्रेटेड होगा, ब्लड में पानी की कमी होगी, ये सारी चीज़ आपने देखनी है। ट्रीटमेंट जो है वो आप मॉनिटर आवरली यूरिन आउटपुट, ठीक है, यूरिन आउटपुट आप उसका देखोगे कि 1 घंटे में कितना वो यूरिन आउट कर रहा है, और फ्लूइड दोगे उसके बार बार, और ये जो डिस्मोप्रेसिन है मतलब जो ADH हार्मोन के लिए काम करने वाले ड्रग्स है वो आप दोगे, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो है SIADH, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ADH हार्मोन जो है वो बन रहा होता है और बॉडी से बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं जा रहा होता, यूरिनरी आउटपुट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, और वाटर जो है इंट्रावास्कुलर स्पेसेस में जमा होने लगता है, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ वाटर होता है, सोडियम या फिर कोई और चीज़ नहीं होती, जस्ट वाटर की रिटेंशन होती है। इस वजह से SIADH की जो बीमारी है वो होती है। असेसमेंट में आपने वेट गेन मतलब देखना होगा कि उसका वेट गेन हो चुका होगा, कन्फ्यूजन होगी, सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग और ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। लेब वैल्यूज़ आप देखोगे तो यूरिन उसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, मतलब बहुत कम यूरिन होगा और वो भी बहुत कंसंट्रेटेड, और ब्लड उसका डाइल्यूट होगा क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी वाटर बहुत ज़्यादा है तो ब्लड डाइल्यूट होगा। ट्रीटमेंट में आप वही कि उसका सीरम सोडियम लेवल देखोगे, सोडियम रिप्लेसमेंट कराओगे, और अगर उसको झटके वगैरह आ रहे हैं तो वो आपने प्रिकॉशंस देने हैं। फ्लूइड जो है आप नहीं दोगे, उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कराओगे, और ऐसी चीज़ें दोगे जो कि हाइपरटोनिक होती है, मतलब उसमें सॉल्यूट के कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडिस और SIADH के बारे में आपको वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एंडोक्राइन डिजीजेस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।